हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान शर्मा। वेलकम टू दी परचम क्लासेस। हम बात कर रहे थे सोलर सिस्टम की इन द ज्योग्राफी मॉड्यूल और हमने सोलर सिस्टम और यूनिवर्स के बारे में अब तक जो जाना वो ये है कि कैसे आपके यूनिवर्स का ओरिजिन होता है, उसके अंदर कैसे गैलेक्सीज की फॉर्मेशन होती है, स्टार्स कैसे फॉर्म होते हैं, हमारा सोलर सिस्टम कैसे एग्जिस्टेंस में आया, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के क्या क्या कंपोनेंट्स और क्या क्या फीचर्स हैं। उसी के साथ हमने ये भी देखने की कोशिश करी कि हमारे सोलर सिस्टम की क्या कंपोजिशन है, यानी उसके अंदर कितने प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं। ये डिस्कस करते हुए हमने ये भी डिस्कस किया कि ड्वार्फ प्लैनेट्स और प्लैनेट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। वहीं हमने देखा कि कौन से 5 ऐसे ड्वार्फ प्लैनेट्स है जो आपकी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने जिसको रिकॉग्नाइज किया है, और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इसका काम क्या होता है, हमने अब तक की क्लास में ये भी समझने की कोशिश करी। हमने उन ड्वार्फ प्लैनेट्स को देखते हुए मेजर फोकस रखा था प्लूटो के ऊपर, और जहां हमने देखा कि प्लूटो के कौन से 5 मून्स हैं जिनकी हमने स्टडी करी। आज की क्लास में हम उसी चीज को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और हम पर्टिकुलरली हमारे सोलर सिस्टम के ऊपर फोकस करेंगे, जहां हम हर एक प्लैनेट को सीक्वेंस वाइज उठाएंगे, अपने सोलर सिस्टम को स्टडी करेंगे और उसके कुछ मेजर फीचर्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाते हैं। इससे पहले वाला पोर्शन था वो भी इंपॉर्टेंट था, और ये भी जो आपका कमिंग पोर्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं कोई भी ऐसे पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करूंगी स्टडी के अंदर जो बहुत ज्यादा आपको क्रैमिंग पार्ट लगे। जो भी फैक्ट्स या फिगर्स या जो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, ये आपको याद करना ही करना है टू सॉल्व आउट द क्वेश्चन, क्योंकि ये एक बेसिक पार्ट आपका बनाता है, ऑल्दो हम इसमें एडवांस चीजें भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास के साथ। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज आवर सोलर सिस्टम। मोस्ट ऑफ यू आपको पता भी होगा सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है। पहले कितने थे? 9 थे। प्लूटो को कब हटाया गया? 2006 के अंदर, 15 अगस्त के अंदर ये आपकी हुई थी पेरिस। 15 अगस्त में आपकी मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, तब प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से हटा के ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो हमारे सोलर सिस्टम में अब 8 प्लैनेट्स हैं। आप में से बहुतों को ये याद भी होंगे, पर मैं उन लोगों के लिए ट्रिक्स बताना चाहती हूँ जिन्हें प्लैनेट्स के नाम याद है, बट वो फिर भी कहीं ना कहीं लिटिल बिट कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि अर्थ पहले आती है या वीनस पहले आता है, यूरेनस पहले आता है या नेपच्यून पहले आता है। तो इसी कंफ्यूजन को हम एक बार एक ट्रिक से याद कर लेंगे, ताकि कि इन केस अगर हमें कंफ्यूजन होती भी है तो वो हमें ना हो। तो मैं 8 प्लैनेट्स अब हमारे पास बचते हैं, मैं इनको 4-4 हिस्सों में डिवाइड कर देती हूँ। एक्चुअली वैसे 4-4 में भी एक्चुअली डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, वो हम बाद में देखेंगे। पहले मैंने हाइपोथेटिकली इनको 4-4 में डिवाइड कर दिया। सो फर्स्ट 4 एंड हियर आर दी नेक्स्ट 4। तो पहले जो 4 हैं इनमें आपको क्या करना है? शुरू में m लिखना है, आखिरी में m लिखना है। ओके। बीच में आपको क्या लिखना है? बीच में आपके पास स्पेस रह जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पता है कि जो पहला वाला होता है वो मरकरी होता है। मोस्ट ऑफ द चीजें तो हमें याद होंगी कि फर्स्ट इज मरकरी, और जो सन के बिल्कुल पास है। अब मरकरी के लिए हमने एक वर्ड सुना होगा कि मरकरी बहुत हॉट होती है, मरकरी गिर जाए। आप जब थर्मामीटर मुंह में यूज करते हो कि मरकरी बहुत हॉट होती है, तो अगर आप उसको दांत नहीं लगाओगे थर्मामीटर को, अदरवाइज आपको इन्फेक्शन हो सकता है या आपको कहीं बर्निंग हो सकती है इंटरनली, तो मतलब हॉट होगी। मरकरी इज हॉट, तो मतलब वो बिल्कुल क्लोजेस्ट सन के होगी। तो एम, पहला वाला एम क्या है आपका? मरकरी है। अब बीच में 2 प्लैनेट्स की मैंने आपको जगह छोड़ी। ठीक है। उसके बाद हम याद करेंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए आपको क्या याद, जैसे आप छोड़ो ये मत करो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मत करो। अब आपको ये पता है कि या तो वीनस आना चाहिए इसके बाद, या अर्थ आनी चाहिए। एम एम, 2 एम साथ में नहीं है, यानी मरकरी और मार्स तो साथ में नहीं है। ये मैंने याद करा दिया। पहला एक एम लिखा, दूसरा एक एम लिखा, बीच में स्पेस छोड़ दिया। अब आपको पता है यहाँ या तो वीनस आएगा या अर्थ आएगी, बट आपको है कंफ्यूजन। तो नाम देखो, वीनस के नाम में VENUS, वीनस के नाम में वी पहले आता है, ई बाद में आता है, तो इसीलिए जो प्लैनेट पहले आएगा अर्थ से वो क्या है? वीनस है, और उसके बाद जो आएगा वो अर्थ है। ऑल दीज आर ट्रिक्स टू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। एक और तरीके से बता सकती हूँ, जैसे कि अर्थ की पोजीशन अगर मैं देखूँ तो थर्ड है ना? तो हम ये नहीं बोलते कि अगर मोस्टली पेरेंट्स एंकरेज करते हैं यार फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में से कुछ तो आओ वरना हमारी नाक कट जाएगी, तो अर्थ बिल्कुल थर्ड ही आके उसने हमारी इमेज को सेफ ही किया है। मतलब दीज आर जस्ट ट्रिक्स टू दिमाग में कहीं रखने के लिए कि मैं कंफ्यूज ना हूँ। जैसे वीनस वाली ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो, वीनस में पहले वी है तो वीनस पहले आएगा, ई बाद में है तो अर्थ बाद में आएगा।
उसके बाद है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। मोस्टली कंफ्यूजन होती है बच्चों को यूरेनस और नेपच्यून के अंदर। कई बार क्या करके आते हैं, पहले नेपच्यून लिखाते हैं फिर यूरेनस लिखाते हैं। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सीधा सा याद रख लो यूएन, यूनाइटेड नेशन। यूएन से क्या होता है, यूनाइटेड नेशन होता है ना। तो यूनाइटेड नेशन में यू पहले आता है और एन क्या आता है, बाद में आता है। इसी तरीके से यूरेनस पहले आएगा और एन से नेपच्यून बाद में आएगा। जुपिटर सैटर्न आपको याद रह ही जाएंगे कि पहले जुपिटर जी आता है फिर क्या आता है, आपके सैटर्न आता है। अब होपफुली किसी को भी किसी भी तरीके की कंफ्यूजन नहीं होगी और कोई भी ये तो मिस्टेक पोजीशनिंग में तो मिस्टेक करके नहीं आएगा कि कहाँ किसकी पोजीशन है आफ्टर रिमेम्बरिंग दिस ट्रिक। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि अब मैंने ये बता दिया आपको कि सन के पास आज सन के सराउंड में 8 प्लैनेट्स हैं। ओके, अब ये जो 8 प्लैनेट्स हैं इनकी रोटेशन और रेवोल्यूशन, ये कॉन्सेप्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज रोटेशन एंड व्हाट इज रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि मैं किसी और बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करना, मतलब मूविंग अराउंड सम अनदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज द रेवोल्यूशन। ओके, रोटेशन का मतलब होता है कि खुद के ही एक्सिस पे मूव करना, उसको बोलते हैं हम रोटेशन। तो व्हेन सम ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स इन इट्स ओन एक्सिस तो वो रोटेशन होगी, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमता है तो उसको क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। ओके, रेवोल्यूशन एक बड़ा वर्ड है और किसी और के चारों तरफ घूमने में तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो हम इससे भी याद कर सकते हैं कि हाँ भाई रेवोल्यूशन किसी और के तरफ घूमने वाला था और रोटेशन का मतलब खुद की एक्सिस पे घूमना। रोटेशन एक छोटा वर्ड है कंपैरेटिव टू रेवोल्यूशन। ठीक है, ये सिर्फ ट्रिक्स है हम जो मोस्ट ऑफ द मैंने आज तक स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन देखी है जो वो क्वेश्चन गलत करके आता है, तो इसीलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि डोंट डू सच मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी हमें। मिस्टेक्स बाकी जो कुछ होनी है वो होनी है। ठीक है, तो अब ये जो 8 प्लैनेट्स हैं इनमें से जो पहले वाले 4 प्लैनेट्स हैं यानी मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट्स। व्हाट आर दीज कॉल्ड एज दी, दीज आर कॉल्ड एज द इनर प्लैनेट्स। और जो लास्ट वाले 4 है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनको बोला जाता है आउटर प्लैनेट्स। ऐसा क्यों बोला जाता है भाई, ये इनर प्लैनेट्स आउटर प्लैनेट्स में क्यों ऐसा डिफरेंशिएशन किया? दिस डिफरेंशिएशन वाज डन बिकॉज क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। इनकी क्या है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। और जो ये इनर प्लैनेट्स हैं आउटर प्लैनेट से सेपरेटेड है, किससे, एस्ट्रॉइड बेल्ट से। आप ये देख सकते हो मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉइड की बेल्ट जाती है, तो इससे आपके इनर और आउटर प्लैनेट्स सेपरेटेड है। एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या होती है इसको हम एट द एंड ऑफ द सेशन पढ़ेंगे, पर अभी के लिए ध्यान देते हैं कि ये इनर प्लैनेट्स क्या होते हैं और ये आउटर प्लैनेट्स क्या होते हैं। ओके, सो इनर प्लैनेट्स आपके क्या होंगे, टेरेस्ट्रियल होंगे। इनर प्लैनेट्स आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है अर्थ जैसे। अर्थ कैसी है बताओ मेरे को, अर्थ इज अ रॉकी। अर्थ एक रॉकी ऑब्जेक्ट है ना, आपका सिलेस्टियल बॉडी, रॉक्स प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर जब हम देखें तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो ये जितने भी इनर प्लैनेट है, चाहे वो आपका मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, इसका मतलब इन सब के ऊपर क्या प्रेजेंट होगी, रॉक्स प्रेजेंट होगी। तो आपके इनर प्लैनेट्स क्या है, टेरेस्ट्रियल है, अर्थ लाइक यानी रॉक्स और मेटल प्रेजेंट है। तो आउटर प्लैनेट्स के अंदर क्या है, आउटर प्लैनेट्स को हम जोवियन प्लैनेट्स के नाम से भी जानते हैं। जोवियन का मतलब होता है कि जुपिटर जैसे है। अब जुपिटर कैसा है, जुपिटर गैस से मिलके बना है, मतलब बहुत ज्यादा एक गैस का एक जाइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, प्लैनेट वो कंप्लीटली गैस से मिलके बना है, हीलियम और हाइड्रोजन से। तो बाकी जितने भी हैं जैसे कि आपका जुपिटर होता है, फिर आपका सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, all these are just like Jupiter and all are made up of gases। मतलब एक ब्रॉड चीज समझ ली, पहले वाले सारे रॉक से मिलके बने हैं और मेटल से मिलके बने हैं, लास्ट वाले गैसेस से मिलके बने हैं। बट दिमाग में सवाल नहीं उठ रहा तुम्हारे ये कि यार पहले वाले रॉक से मिलके बनेंगे और दूसरे वाले गैसेस से क्यों? हमने तो स्टार्स के बाद प्लैनेट्स की फॉर्मेशन में यही पढ़ा था ना कि वो बीच में कोर हो जाता है, वो रिवॉल्व करते करते प्लैनेट्स बन जाती है। डिफरेंस क्यों आया? ये डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि जो प्लैनेट्स बिल्कुल क्लोजेस्ट टू सन होंगे, ठीक है, जैसे कि आपके 4 पहले वाले प्लैनेट्स हैं जिनको हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं, वहां पे सन की वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा तो आप मुझे बताइए हाई टेम्परेचर पे गैसेस कंडेंस कर सकती है?
हाई जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे गैसेस के मॉलिक्यूल उतने उतने दूर दूर जाएंगे, वो कंडेंस करके कोई प्लैनेट कैसे बनाएंगे, नहीं बना सकते। इसीलिए जो ये शुरू वाले प्लैनेट्स थे इनसे गैसेस तो सन के टेम्परेचर की वजह से कंडेंस नहीं हो पाती है, और बल्कि मेटल कंडेंस हो जाते हैं। दूसरा कारण सन के सिर्फ टेम्परेचर की वजह से नहीं, सन से कुछ सोलर फ्लेयर्स भी आती है, मतलब सोलर विंड्स आती हैं, जिनको हम आगे फर्दर पढ़ेंगे सोलर विंड्स कैसे जनरेट होती है और क्या होती है। तो जो सोलर विंड्स आती है ना, ये भी गैसेस के मॉलिक्यूल्स को दूर भगा ले जाती है। बट एट द एंड जो आपके पीछे वाले प्लैनेट्स है, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, इनमें तो नहीं आ सकती ना आपकी सोलर विंड्स, इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगी, ऑल्दो वो इंपैक्ट डालेगी बट जितना शुरू वाले प्लैनेट्स पर डाल रही है उतना नहीं डालेगी। यानी पीछे वाले प्लैनेट्स की गैसियस प्रॉपर्टीज प्रिजर्व रहेंगी, आगे वालों की गैस को ब्लू आउट कर दिया जाता है बाय द सोलर विंड्स। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, शुरू वाले प्लैनेट्स के अंदर लो ग्रेविटी होती है तो वो गैसेस को होल्ड आउट नहीं कर पाते, जबकि आपके जोवियन प्लैनेट्स के अंदर आपकी ग्रेविटी हायर होती है, सो ड्यू टू विच दे आर एबल टू होल्ड दी गैसेस। तो ये था आपको, जो जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होंगे शुरू वाले, जितने आपके इनर प्लैनेट्स हैं, इनके अंदर कोई रिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। देयर इज नो रिंग ऑन द अर्थ, देयर इज नो रिंग ऑन द मार्स, वीनस और मरकरी। बट यस, हमें पता है रिंग जैसी सुंदर चीजें कहाँ देखने को मिलती है हमें, जोवियन प्लैनेट्स पे। जुपिटर के पास रिंग है, सैटर्न के पास रिंग है, यूरेनस के पास है, नेपच्यून के पास रिंग है। तो ये किसका फीचर है, रिंग्स वाला फीचर? आपका जोवियन प्लैनेट्स का, यानी कि आपके आउटर प्लैनेट्स का। समझ आ गया? होपफुली कोई कंफ्यूजन नहीं होगी हमें, इजीली रीजन भी समझ आ गया कि व्हाई दिस इज सो। ओके, अब हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने पहले क्या करा था, हमने स्पेस में, मैंने आपको बताया था कि भाई स्पेस में अगर हमें डिस्टेंस को मेजर करना हो, किलोमीटर मीटर से काम नहीं चल सकता, तो हम एक यूनिट यूज करते हैं विच इज लाइट ईयर, की लाइट कितने स्पीड से ट्रेवल कर रही है एक साल के अंदर, उसके बेस पे हम यूनिवर्स के अंदर डिस्टेंस को मेजर कर लेते थे। ठीक है, जो कि हमारा कम आउट क्या हुआ था, 9.45 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, यानी कि 9.45 ट्रिलियन किलोमीटर्स। ठीक है, ये आपका फिगर आउट हुआ था। बट एक और यूनिट है जिसको हम यूज करते हैं अपने सोलर सिस्टम के लिए, ये हम पूरे यूनिवर्स या स्पेस के लिए यूज नहीं करते, दिस इज यूज्ड फॉर आवर सोलर सिस्टम। ये यूनिट डिस्टेंस को मेजर करने की, कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ये आपका अर्थ है, ठीक है, और दूसरा आपका सन है। सन और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस आपका प्रेजेंट है, अर्थ और सन के बीच में, इसको बोलते हैं एयू, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU। ये जितना भी डिस्टेंस है उसकी मैं आपको वैल्यू अभी बताऊंगी, बट डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज नोन एज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, ओके। तो अब ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल जो आपकी यूनिट है, गिव मी अ मिनट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपकी कितनी होती है? वैसे अगर मैं प्रिसाइजली बताऊं तो ये है 14.149.6 सॉरी 149.6 इंटू 10⁻6 किलोमीटर, सॉरी सॉरी, ठीक है। और अगर मैं इसको आपको राउंड ऑफ करके बताऊं तो ये कितना हो जाएगा, 150 मिलियन किलोमीटर। 10⁻6 को हम क्या बोलते हैं, मिलियन बोलते हैं ना, तो ये मैं अप्रोक्सीमेटली 150 ले सकती हूँ ना, 149.6 नहीं है ये, हम 150 के अप्रोक्स, आप इसको याद कर लीजिए कि 150 मिलियन किलोमीटर्स एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। अब आपके दिमाग में सवाल उठेगा, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को क्या मैं लाइट ईयर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अंदर 15.813 इंटू 10⁻⁻6 लाइट ईयर्स होते हैं, यानी कि एक लाइट ईयर के अंदर आपकी 63241.00 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। नहीं समझ आया? समझने की कोशिश करते हैं। मतलब ये है कि मैंने बोला कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब है सन से अर्थ के बीच का डिस्टेंस, और उसको लाइट ईयर की फॉर्म में कन्वर्ट करके बताते हैं। तो एक लाइट ईयर मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ना सन से अर्थ के बीच में, अगर लाइट कितनी बार ट्रेवल कर जाए, लाइट अप्रोक्सीमेटली क्या कर सकती है, एक लाइट ईयर के अंदर 63,240 टाइम मूव कर सकती है। मतलब एक सन और अर्थ के बीच में एक लाइट ईयर के अंदर लाइट 63,240 टाइम्स मूव कर सकती है, और वही कितना है आपकी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट स्मॉलर यूनिट है, लाइट ईयर एक लार्जर यूनिट है। होपफुली क्लियर हो गया होगा, इसको समझने की कोशिश करना, एक बार फिर से इसको देखना और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब मैं बात करती हूँ, ये तो मैंने डिस्टेंस बता दिया कि सन से आपका अर्थ के बीच में 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डिस्टेंस है। सन से आखिरी प्लैनेट के बीच में कितना डिस्टेंस है,
30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। और सन से हेलियोस्फीयर, हेलियो मैंने हेलियो वर्ड किसके लिए बताया था, सन के लिए बताया था, तो सन का जितना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसको बोलते हैं हेलियोस्फीयर। हेलियोस्फीयर तक का डिफरेंस है हेलियोस्फीयर तक का डिस्टेंस है 123 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है 130 एंड 123 हेलियोस्फीयर। हेलियोस्फीयर सिर्फ वहीं खत्म नहीं हो जाता जहां प्लैनेट्स खत्म होते, प्लैनेट्स के बाद भी सन का इन्फ्लुएंस रहता है उस पूरे एरिया तक का, जो अगर मैं मेजरमेंट करूं तो 123 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है। उसके बाद आता है आपका इंटरस्टेलर स्पेस। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज इंटरस्टेलर स्पेस। इंटरस्टेलर स्पेस, अब इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, ठीक है, स्टेलर का मतलब होता है स्टार, इन बिटवीन स्टार मतलब दो स्टार का जो सिस्टम है ना, यहाँ पे आपके दो स्टार्स का सिस्टम है। ये आपका एक स्टार का सिस्टम हो गया, मान लो ये सन है, इसके साइड में भी कोई स्टार है, उसका भी एक अलग सिस्टम है। तो इन दोनों सिस्टम्स के बीच में जो स्पेस है इट इज नोन एज द इंटरस्टेलर स्पेस बिटवीन द टू स्टार्स और स्पेस बिटवीन द टू स्टार सिस्टम। होपफुली अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे रैंकिंग। आपको लगेगा यार ये बहुत ज्यादा स्क्रीन पे इतनी सारी डिजिट्स वगैरह क्या ला के रख दिया, ये तो याद नहीं होंगी। ऑब्वियसली किसी को भी याद नहीं होंगी, हमें रट्टे नहीं मारने हैं, इसीलिए हमें सिर्फ एक जेन्युइन सा आइडिया लेने की कोशिश करनी है। अगर मैं यही सारे फैक्ट्स आपको हर एक प्लैनेट के पढ़ते वक्त समझाती कि लाइक अर्थ इतने, इसकी डेंसिटी इतनी है, इसका मास इतना है, साइज में ये इसके कंपैरेटिव इतनी है, तो आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है एट द एंड तक। तो मैंने क्या किया, जो काम आखिरी में आपको समरी देनी थी मैं पहले समरी देके चलूंगी, ताकि आप पहले समरी समझ लें कि कंपैरेटिवली किसका क्या क्या मास है, क्या डेंसिटी है, क्या टेम्परेचर है। और यही फैक्ट्स आप देखेंगे जब हम पर्टिकुलर प्लैनेट्स पढ़ेंगे ना, आपको इतना इजी हो जाएगा वो पर्टिकुलर प्लैनेट्स पढ़ना, क्योंकि हमने ये सारी चीजें दिमाग में पहले बैठा ली है। ओके, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको सीक्वेंस याद रखना है प्लैनेट्स का, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर मैं देखने की कोशिश करूंगी, अब कुछ चीजों में मैं आपको रैंकिंग बताऊंगी, कुछ चीजों में मैं आपको प्रिसाइज डाटा बताऊंगी। अगर मैं रैंकिंग की बात कर रही हूँ तो वहां मैं पर्टिकुलर नंबर नहीं बता रही। मान लो अगर मैं बोल रही हूँ साइज किसी प्लैनेट का क्या है, तो वो मैं पर्टिकुलर साइज नहीं बताऊंगी, कितना किलोमीटर है, कितना क्या है। जैसे अर्थ के केस में 1300 किलोमीटर का डायमीटर है, ऐसा मैं नहीं बताऊंगी आपको, मैं सिर्फ रैंक बताऊंगी कि बाकी प्लैनेट्स के कंपैरेटिवली अर्थ का जो साइज है वो 5th नंबर पे है, ठीक है। ऐसे में आपको रैंक्स बताऊंगी। अब इसको कैसे याद करने हैं ये देखते हैं। देखो, एक काम कीजिए, आप सबसे पहले सारे प्लैनेट्स को लिख लीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख लिया है मार्स, वीनस, अर्थ, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और इन सबको जब भी हम ये कंपैरेटिवली पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो चार, मैंने क्या बोला था, एक डिवाइड कर देंगे 8 प्लैनेट्स के बीच में, 4 प्लैनेट्स का और अगले 4 प्लैनेट्स का, तो ये वही मैंने एक डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो इसके अंदर आप एक ट्रेंड देखेंगे, पहले आपका साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फिर आपका साइज क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। बट इन पीछे वाले 4 प्लैनेट्स के अंदर आपका साइज कंपैरेटिवली डिक्रीज ही करेगा। अब ये पिक्टोरिकल मैंने आपको इसलिए दिखाया, अब मेरे को ये बात दिमाग में रहेगी कि पहले अप एंड फिर डाउन था, और जो पीछे वाले 4 प्लैनेट्स है उनमें तो सबका साइज डिक्रीज ही करता है। इसका मतलब इन सब में से जुपिटर का साइज सबसे ज्यादा है, ठीक है। और वैसे भी मैं इसको कंप्लीटली स्केल पे नहीं है कि भाई हाँ प्रिसाइजली इतना ही ज्यादा इतना ही कम है, तो एक रफ सा एक आपको डायग्राम दिया गया है। तो जुपिटर का साइज सबसे ज्यादा हो गया, तो जुपिटर को क्या नंबर दूं मैं, बताओ। यहाँ से मैंने जुपिटर को रैंक देनी शुरू करी 1, सैटर्न को 2, 3, 4, बात खत्म। पीछे वालों का जितने भी आपके ये हैं, आपके जोवियन प्लैनेट्स है, इनका साइज ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ये आपको फैक्ट याद रखना है। तो 1, 2, 3, 4 ये हमें पता चल गया किसका ज्यादा है। अब आगे वालों में से आ जाता है, अब ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ तक साइज इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, सबसे ज्यादा साइज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब 4 के बाद अर्थ के ऊपर क्या आएगा, 0.5 आ जाएगा, है ना। अर्थ के ऊपर क्या आएगा, 5th रैंक अर्थ को मिल जाएगी। अर्थ से कम किसका है, अगर मैं देखूं तो इसका हो जाएगा, और उससे कम 7 मरकरी का। बट सवाल ये आता है कि क्या मरकरी का कम साइज है या मार्स का कम साइज है, बताओ। तो साइज किसका कम है, सबसे कम मरकरी का है, मास का उससे थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये 7 हो जाएगा, और यहाँ पे हमने याद करना है 8। एक और तरीके से कर सकते हो, इसका मैंने फर्दर डिवीजन कर दिया। पहले अगर दो दो कंपैरिजन करूं तो वीनस और अर्थ में से अर्थ का ज्यादा साइज था, ठीक है, मार्स और मरकरी में से मार्स का ज्यादा साइज था। हो गया होगा याद, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अगर मेरे को बात करनी है साइज, जब मैंने कर लिया,
मेरे को चलो साइज का तो मेरे को याद हो गया कि मैंने किसका साइज कैसे बताना है, ठीक है, कि मैंने जुपिटर को सबसे पहले नंबर 1 दे देना है, 2 3 4, ओके। उसके बाद सबसे ज्यादा मैंने देखा कि अर्थ का होता है, तो मैंने अर्थ को 5 नंबर दे दिया, क्योंकि मैं पहले वाले 4 प्लैनेट्स की बात कर रही हूँ। फिर मैंने देखा था कि अर्थ से जो इस साइड वाले थे उनका कम ही था उससे, तो 6 दे दिया, इसको 7 और इसको 8। ये हमने पिक्टोरिकली समझ लिया, अब मैं इसको रिपीट नहीं करूंगी। लेकिन अगर मेरे को यही क्राइटेरिया आपका किसके ऊपर फॉलो करना है, मेरे को मास बताना है, तो आपको मास के लिए फिर से सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। मास के लिए भी आप साइज याद रख लो, ठीक है, साइज याद रख लिया। अब मास क्या होगा, मास बिल्कुल सेम है, रैंकिंग मास और साइज दोनों की सेम है, जिसका जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा उसका क्या होता है, मास होगा। ये तो समझ रहे हो ना। लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो है यूरेनस और नेपच्यून का। तो बस मुझे यूरेनस और नेपच्यून की पोजीशन क्या कर देनी है, चेंज कर देनी है ना। अदरवाइज सबका सेम है। अगर मरकरी का सबसे कम मास सबसे कम साइज था, तो सबसे कम इसका क्या है, मास है, ठीक है। अर्थ का अगर साइज 5th नंबर पे था, तो उसका मास भी 5th नंबर पे है। अगर मैं बात करूं आपका मार्स का साइज, तो वो भी जुपिटर का अगर साइज सबसे ज्यादा था, तो उसका मास भी सबसे ज्यादा है। बस एक्सेप्शन किसके केस में आएगा, यूनाइटेड नेशन यूएन के केस में, यूरेनस और नेपच्यून। इसमें बस हमें मास में क्या कर देना है, यहाँ पे रिवर्स कर देना है, ठीक है, ये याद रख लोगे, ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ देखते हैं। दूसरा सवाल आपसे डेंसिटी के ऊपर पूछ सकता है भाई, वो आपको सवाल पूछ लिया, मास के साइज के कंपैरिजन में पूछ चुका है, मास के कंपैरिजन में पूछ चुका है, अब आपसे डेंसिटी के कंपैरिजन में पूछ रहा है। तो डेंसिटी के लिए मैं आपको ये बोलूंगी, सबकी डेंसिटी याद करने की जरूरत नहीं है, सबकी डेंसिटी कंपैरेटिवली नहीं पूछी जाती। आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है। क्या आपने इकोनॉमिक सर्वे के बारे में सुना है, सुना ही होगा कि बजट से पहले हर साल सरकार इकोनॉमिक सर्वे निकालती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे का एक्रोनियम क्या होता है, ईएस। तो डेंसिटी के लिए आपको एक बस यही वर्ड याद रखना है, ई एंड एस, इकोनॉमिक सर्वे। अर्थ की डेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम किसकी है, आपकी सैटर्न की। बस ये याद कर लो कि आपकी डेंसिटी मैक्सिमम किसकी है, अर्थ की है, रैंक 1, और सैटर्न की क्या है, सबसे कम, 8। तो ये किससे याद करा हमने, ईएस, इकोनॉमिक सर्वे से याद किया, ओके। अब टेम्परेचर के फैक्टर पे देखते हैं। यही सारे पॉइंट्स आप पढ़ोगे आगे जाके प्लैनेट्स के बारे में, और कुछ नहीं है, इसलिए मैंने कंपैरेटिवली चार्ट बना दिया आपके लिए। तो टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, तो टेम्परेचर में देखो, अब तक हम क्या कर रहे थे, जब भी हम किसी चीज को क्लासिफाई कर रहे थे, तो हम चार चार की ग्रुपिंग कर रहे थे। पहले चारों का सेम प्रॉपर्टी आ रही थी, और आखिरी वाले चारों की सेम प्रॉपर्टी, इनर प्लैनेट की सेम प्रॉपर्टी थी, आउटर प्लैनेट की सेम प्रॉपर्टी थी। बट इस केस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, कि मास जो है ना, वो इनर प्लैनेट्स का साथ छोड़ के किसके पास चला जाता है, आपके आउटर प्लैनेट्स के को की जो आउटर प्लैनेट्स के जैसा इसका टेम्परेचर दिखेगा, इनर प्लैनेट्स के जैसा इसका टेम्परेचर नहीं दिखेगा। तो इनर प्लैनेट्स के जो भी आपके टेम्परेचर हैं, वो सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे कि पॉजिटिव टर्म में है, मतलब दीज आर द हॉट प्लैनेट्स, ठीक है। लेकिन जो आपको आउटर प्लैनेट्स प्लस मास, इनका टेम्परेचर आपको सबका नेगेटिव में देखने को मिलेगा, और जितना जितना दूर जाओगे उतना टेम्परेचर क्या करेगा, टेल मी, उतना टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सन से डिस्टेंस क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। तो ये प्रिसाइजली आपको टेम्परेचर याद रखने की जरूरत नहीं है। बट आपसे एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मास का टेम्परेचर पॉजिटिव सेंस में, मतलब मास का टेम्परेचर 63 डिग्री सेल्सियस है, नहीं, नेगेटिव टेम्परेचर है। मास कूल कूल एयर कूल कोल्ड प्लैनेट है आपका एक तरीके से, ठीक है, -63 डिग्री आपको इसको टेम्परेचर देखने को मिलेगा, ठीक है। अर्थ का टेम्परेचर तो आपको बाय हार्ट याद करना ही पड़ेगा, दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, ये आपको याद करना पड़ेगा अर्थ का एवरेज टेम्परेचर। अब ये कैसे याद करोगे, अगर आपको कोई बोल दे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, अनबिलीवेबल यार, 80 पे कैसे रहेंगे, 15 डिग्री है, क्योंकि कई एरियाज में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, कई एरिया में ज्यादा से ज्यादा होके टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 40 50 हो जाएगा, कई एरियाज में लो होके कितना हो जाएगा, वही 10 15 माइनस डिग्री चला जाएगा। तो एवरेज अर्थ का कितना निकल के आता है टेम्परेचर, 15 डिग्री। तो आपको अर्थ का टेम्परेचर 15 डिग्री याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि मरकरी और वीनस, ये दो प्लैनेट्स की बात आती है, तो आपको लगेगा यार मरकरी तो बिल्कुल पास है सन के, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर मरकरी का होगा, वीनस का नहीं। बट फिर से आप गलत है, यहाँ पे वीनस का टेम्परेचर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मरकरी। तो ये एक क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन। देखो, अगर हम यहीं पे सारी चीजें याद करें ना, समझने की कोशिश करो, तो हमारे दिमाग में ये कंपैरिजन रहेगा कि यार टेम्परेचर के केस में ये नॉर्मल केस को फॉलो, नॉर्मल क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता। टेम्परेचर के केस में वीनस ज्यादा गर्म है एज कम्पेयर टू मरकरी। कारण क्या है इस बात का, कारण हम आगे पढ़ेंगे। दैट इज ड्यू टू दी सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से होता है, ठीक है। CO2 भी बहुत ज्यादा है आपके वीनस के अंदर, तो और हमें पता है CO2 इज अ विच काइंड ऑफ गैस,
ग्रीन हाउस गैस। तो अगर CO2 ज्यादा हो जाएगी तो इस वजह से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब एक और सवाल जो आपसे पूछ लिया जाता है वो पूछा जाता है आपका नेचुरल सैटेलाइट्स के ऊपर। सो नेचुरल सैटेलाइट्स की बात करेंगे अगर हम, तो भाई मैंने बताया था नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होते हैं, जो प्लैनेट्स के अराउंड जो और बॉडीज, ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्व करेंगी, उन्हें क्या बोलते हैं, उनकी नेचुरल सैटेलाइट्स बोलते हैं। बट आर्टिफिशियल भी होती है, हम भी तो यहाँ से भेजते हैं सैटेलाइट्स, है ना, जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करेगी, मार्स के अराउंड ऑर्बिट करेगी, तो वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है, क्योंकि वो ह्यूमन ने भेजी है स्पेस के अंदर, वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो सिर्फ दो ही ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, बाकी सबके पास अपनी अपनी सैटेलाइट है। वो कौन से दो प्लैनेट्स हैं जिनके पास कोई सैटेलाइट नहीं है? मरकरी एंड वीनस। शुरू वाले दो के पास कोई सैटेलाइट नहीं है, क्योंकि होने ही नहीं दी सन ने, इतना ज्यादा टेम्परेचर गर्म था, कुछ कंडेंसेशन ही नहीं हुई साइड में, और प्लैनेट्स के अराउंड भी आपका कुछ सैटेलाइट्स बन सकते, तो वहां नहीं बनी है। सिर्फ और सिर्फ उससे आगे सबके पास है। अर्थ के पास हमें पता है सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, इन केस ऑफ द मार्स दो नेचुरल सैटेलाइट है। अर्थ के बाद अगले पे जाएंगे तो टू नेचुरल सैटेलाइट हो जाएंगे। बट उसके बाद वालों की बात करूं ना मैं, तो यार इनके पास तो कुछ ज्यादा ही नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, है ना। उसमें सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट किसके पास है? सैटर्न के पास। सैटरडे, सैटरडे, है ना, तो नेचुरल सैटेलाइट्स सबसे ज्यादा किसके पास है? सैटर्न के पास। ऐसे याद कर लेना, ठीक है। 82 नेचुरल सैटेलाइट है। उसके बाद हमें हर जगह देखते हैं सैटर्न इज सिमिलर टू दी जुपिटर, तो उसके बाद उसके भाई जुपिटर के पास है ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स। और फिर अगर मैं बात करूं तो यूएन में, यूएन के अंदर आपकी यूरेनस के पास 27 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, और नेपच्यून के पास आपकी कितनी सैटेलाइट्स हैं? 14 सैटेलाइट्स हैं। इसको एक ट्रिक याद कर, अगर तुम्हें ये ना लगे यार ट्रिक्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, तो बता दूं, अगर तुम इसको भी याद कर लोगे ना, यू वाली को याद कर लोगे, यानी कि आप यूरेनस की अगर 27 नेचुरल सैटेलाइट होती है ये याद कर सकते हो, तो आपको नेपच्यून की याद हो जाएगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 14। समझ गए? तो इस तरीके से याद करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी टीडियस है ये टेबल, बट यही टेबल यकीन मानो आपको बहुत 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 हेल्प आउट करेगी टू सॉल्व द क्वेश्चंस, और ये बहुत क्विक मेथड है टू रिवाइज इट। अभी थोड़ी टीडियस लगेगी यार इतने सारे नंबर, लेकिन एक बार खुद से भी पढ़ोगे ना मेरे बताने के बाद, तो तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी कि हाँ, कंसाइज हो गया, प्रिसाइज हो गया। अब मुझे बार बार हर एक प्लैनेट का सब कुछ स्पेसिफिकली पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, सो कमिंग बैक टू द रेवोल्यूशन रोटेशन, ये तो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि रेवोल्यूशन का क्या मतलब होता है। रेवोल्यूशन का मतलब किसी और प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करने वाली कोई भी बॉडी, मतलब किसी और ऑब्जेक्ट के अराउंड जब रिवॉल्व करती है कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, तो उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। रोटेशन खुद के ही एक्सिस पे। ये हमने कंफ्यूजन मिटाने के लिए कैसे याद किया था? रेवोल्यूशन एक बड़ी टर्म है, किसी और के अराउंड रिवॉल्व करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, खुद के अराउंड रिवॉल्व करेंगे तो टाइम कम लगेगा। रोटेशन एक छोटी टर्म है। अगर मैं लेंथ वाइज देखूं, कंफ्यूज तो बिल्कुल ही नहीं होना है किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, तो रेवोल्यूशन देखते हैं कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करने में कितना टाइम लग जाता है। ठीक है, एक चीज तो अब मैं रेफरेंस हम यहाँ पे मान के चलेंगे अर्थ का। ये तो कोई भी ऐसा बच्चा होगा जिसको ऐसा नहीं होगा कि नहीं पता है। तो अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगता है? प्रिसाइजली नहीं पूछ रही मैं, मुझे पता है कुछ मिनट्स और सेकंड्स का वो जो डिफरेंस होता है जिससे लीप ईयर बनता है, वो हम आगे देखेंगे। बट एक रफ फिगर बताओ, 365 डेज लगते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब हम देखेंगे कि जितने भी आपके इनर प्लैनेट्स होंगे, उनके उनको जो सन के अराउंड रिवॉल्व करने में, हाँ, सन के अराउंड रिवॉल्व करने में जो टाइम लगेगा वो डेज की फॉर्म में लगेगा। किस फॉर्म में लगेगा? डेज की फॉर्म में लगेगा। जबकि जो आपके बैकवर्ड्स यानी कि आपके आउटर प्लैनेट्स होंगे, उन्हें ईयर्स, सालों लग जाता है सन के अराउंड रिवॉल्व करने में, दिनों में नहीं उनका काम पूरा होता। ठीक है, तो अगर अब मैं बात करूं तो अर्थ को रिवॉल्व करने में कितने लगते थे? 365 डेज लगते थे। ठीक है, अर्थ के पास नेचुरल सैटेलाइट एक, मार्स के पास नेचुरल सैटेलाइट दो। तो अर्थ को अगर एक 365 डेज लग रहे हैं, तो 365 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, अप्रोक्सीमेटली 2, बिल्कुल प्रिसाइज ऐसा नहीं आएगा, 686 डेज आ जाएगा। तो वो किसको लगता है? आपके मार्स को लगता है। ओके, अब मेरे को याद करना है मरकरी को कितने दिन लगते हैं। कैसे याद करोगे? याद करो, मरकरी का जो साइज था वो भी रैंक 8 पे आता है, मरकरी का मास भी रैंक 8 पे आता है। तो इसको रेवोल्यूशन में कितने दिन लग रहे हैं? यहाँ से 88 डेज लग रहे हैं। कितने डेज लग रहे हैं? 88 डेज। आई एम अगेन टेलिंग यू, एक दो बार इस टेबल से गो थ्रू हो गए, ये बाय हार्ट हो जाएगी, और बहुत चीजें इजी भी लगेंगी।
इन दोनों के बीच में कुछ डेज आते हैं 225 डेज। मैं तो कहती हूँ यार 250 हो जाता है, यहाँ पे इजी टू लर्न हो जाता। बट ठीक है, यहाँ पे क्या है 225 डेज लगते हैं वीनस को क्या करने में, रिवॉल्व करने में अराउंड दी सन। ठीक है, अब हम याद करेंगे बाकी जो पीछे वाले हैं इनको क्या लगते हैं, ईयर्स में लगता है टाइम। तो जुपिटर को कितना टाइम लगता है, जुपिटर टेक्स दी 11 ईयर्स। ठीक है, ये भी अप्रोक्सीमेटली, सेट्रन को इसका अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस, वैसे मेरे को पता है 22 होगा बट अप्रोक्सीमेटली लगा के चलो, तो अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस 29 ईयर्स सेट्रन को लग जाते हैं। अगर मैं बात करूं यूरेनस की तो 84 ईयर्स इसको लगते हैं, इसका अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस 164 ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस अगेन वो किसको लग जाता है, नेपच्यून को लग जाता है। तो आपको एक का रेफरेंस याद कर लो, दूसरी की आपको अप्रोक्सीमेटली डेट याद आ जाएगी, बाकी आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में ही आने वाला है, आप इसको सॉल्व आउट कर ही लोगे। ठीक है, एक आधी बार देखोगे तो एक पिक्टोरिकल इमेज भी आपके दिमाग में होती है। इसका बहुत प्रेशर नहीं लेना कि मुझे हर एक डिजिट इतनी ही प्रिसाइजली याद करनी, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू लर्न दैट। जैसे मैं बता रही हूँ उस तरीके से करके देखो, इट विल हेल्प यू आउट। फिर एमसीक्यू सॉल्व करना, यू विल केम टू नो कि हाँ हो रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व आउट। ओके, सो कमिंग बैक टू दी, अब रोटेशन की बात करते हैं कि अपनी ही एक्सिस पे घूमने में कितना टाइम लगता है। रेफरेंस लेंगे अर्थ को कितना टाइम लगता है, 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, 24 आवर्स। तो अब ये बात अब देखना कि अर्थ के पीछे जितने भी प्लैनेट्स है ना, इनको टाइम लगता है आवर्स के अंदर। ये कुछ आवर्स में ही अपने एक्सिस पर रोटेट कर लेते हैं। बट जो अर्थ से पहले दोनों हैं, ये फिर से एक्सेप्शन हो गए, इनको आवर्स के अंदर टाइम नहीं लगता, इनको डेज के अंदर टाइम लगता है। मतलब ये सन के अराउंड भी दिनों में घूम रहे हैं और अपने अराउंड भी घूमने में इनको बहुत सारे डेज लग जा रहे हैं। और तुम्हें पता है वीनस है ना, सन के अराउंड पहले चक्कर काट के आ जाता है, उससे अपना चक्कर पहले पूरा नहीं होता। देखो डेज, डेज कंपेयर कंपेयर करने की कोशिश करो। रेवोल्यूशन वीनस ने करी 225 डेज में कंप्लीट, यानी सन के अराउंड पूरा चक्कर काट के आता है 225 दिन के अंदर। बट अपने ही अराउंड चक्कर काटने में उसको लग जाता है 243 डेज, है ना। लग रहा है ना फालतू दिन इसको, थोड़ा ही ज्यादा लग रहा है, बट हाँ इसका तो ये हो गया कि इसका साल भी इसके दिन के बराबर ही हो गया। इसका साल क्या हो गया, छोटा हो गया, दिन इसका बड़ा हो गया, है ना। अच्छा, उसके बाद मरकरी में क्या लगता है आपको, 88 डेज तो उसके आपके रेवोल्यूशन सन के अराउंड घूमने में थे, और 59 डेज उसको क्या लग जाते हैं, अपने ही अराउंड घूमने में लग जाते हैं। ये हमने याद कर लिया। अब मैंने यहाँ पे आपको एक चीज दे रखी है, यहाँ पे मैंने रैंकिंग की, रोटेशन की, जो ये रोटेशन है ना उसकी रैंकिंग दे रखी है कि भाई कौन कितना कम टाइम लेता है, सबसे कम टाइम कौन लेगा। अच्छा देखो, हाँ एक और बात बता रही थी मैं आपको, अर्थ को 24 घंटे लगता है अपनी एक्सिस पे घूमने में, और इसी तरीके से आपके मार्स को भी अपनी एक्सिस पे घूमने में 24 घंटे लगते हैं। बड़ा सिमिलर सा, मेल खाता सा चलता है। अर्थ की ट्विन कहलाती है वीनस, बट बहुत से कामों में अर्थ से सिमिलर है कौन, मार्स है। देख सकता है ना। तो रोटेशन 24 आवर्स ही आपके अर्थ पे लगते हैं एक दिन के अंदर, और मार्स पे भी 24 आवर्स ही लगते हैं। अच्छा, उसके बाद जुपिटर के अंदर 9.8 आवर्स, 10 घंटों से पहले दिन पूरा हो जाए, है ना। लोग 10 घंटे तो हमें पढ़ाई करने को बोलते हैं यूजुअली जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करते हैं, स्टडी फॉर 10 आवर्स। जुपिटर का तो एक दिन 10 आवर्स हो, मतलब जुपिटर तो दिन रात पढ़ेगा क्या। ठीक है, तो जुपिटर का ऐसा याद कर लो कि 9.8 है। ठीक है, और सैटर्न का 10.7 आवर्स, 9.8, 10.7, 9.8, 10.7, हाँ। तो ये आपके सैटर्न पे टाइम लग जाएगा। यूरेनस पे टाइम लग जाता है 17 आवर्स, नेपच्यून पे कितना लगता है, 16 आवर्स। ओके, हम्म। अब नेपच्यून को कैसे याद करूंगी मैं 16 आवर्स, आजकल एक इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, और बोलते हैं कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो, यानी कि शाम का खाना छोड़ दो, खाना मत खाओ, और अप्रोक्सीमेटली है ना एक पीरियड तक भूखे रहो, नो फूड। नेपच्यून से एन, एन से नो फूड। ठीक है, तो आप नो फूड खाओ कितने घंटे के लिए, वो बताते हैं प्रिसाइजली टाइम, मैक्सिमम आप 16 घंटे भूखे रह सकते हो अगर आपको बहुत हायर लेवल की इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। तो आप इससे भी याद कर सकते हो कि भाई पूरा ही एक दिन कुछ मत खाओ नेपच्यून के ऊपर, तो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करने लग जाओ तो वहां एक दिन कितना होता है, 16 आवर्स होता है, और यूरेनस पे 17 आवर्स, याद रहेगा। ठीक है, रैंकिंग के बेस पे देख लूं तो अब मुझे बताओ फिर सबसे कम टाइम कौन सा, कौन से ऐसा प्लैनेट है जिसपे एक दिन सबसे छोटा दिन हो, सबसे छोटा होगा, मतलब बहुत कम टाइम में ही पूरा दिन पूरा हो जाता है। 9.8 आवर्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है आपका
जुपिटर के ऊपर, तो 1 इसको रैंक 2, ठीक है। अब देखो इसकी रैंकिंग है ना बिल्कुल सेम वैसी ही नहीं होगी जैसी मास के केस में थी, 1 2 1 2, है ना, 4 4 3 3, ठीक है। बस इसके केस में रैंकिंग रोटेशन केस में इसको 5 5 मिली है, इसको 6 एंड इसको 7। सबसे ज्यादा कौन ले जाता है? मास। तो मुझे पता है आप सबको ये टेबल बहुत ज्यादा टीडियस लगी होगी, बट इसको इतना ये फील करने की जरूरत नहीं है। इसको इसी तरीके से याद करो क्योंकि ये हेल्प आउट करेगी आपको बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर मैं यही सारा डाटा, एक बात बताऊं, तो मैं हर एक उसके साथ बताना शुरू कर दूं, प्लैनेट के साथ, बोलेगा यार पीछे वाले में क्या था, उसमें क्या था, कंपैरिजन कुछ तुम्हें एंड में नहीं समझ आएगा। इसमें तुम्हें कंपैरेटिवली समझ आ रहा है, तुम्हें 2 3 ट्रिक वाली लाइन ही तो याद करनी है, 2 3 कहानियां ही तो अपने दिमाग में बनानी है, तुम इजीली फिगर आउट कर लोगे कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। तो डू दिस टेबल, डोंट कंसीडर कितने डाटा 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 नंबर 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 लिखे हुए हैं, डू इट अगेन, आई एम टेलिंग यू। अच्छा, तो साइज की जब हम बात कर रहे थे, अर्थ का साइज फिफ्थ लार्जेस्ट अर्थ है ना, और मास में भी 50 पॉइंट पे आ जाती है। इसको एक और अगर तुम्हें याद ना रहे और रैंकिंग वैंकिंग करने का टाइम ना हो तो ऐसे याद कर सकते हो, हमारी अर्थ 5वीं पास है, साइज के मैटर में भी और मास के मैटर में भी। आवर अर्थ इज फिफ्थ ग्रेड पास, ओके। 5वीं पास से तेज है, ऐसा कुछ आता था ना। तो सन का जो डायामीटर है वो अर्थ के डायामीटर से 109 टाइम्स ग्रेटर है, 109, 109। सूरज भगवान की हम वो करते हैं, प्रे करते हैं, है ना। तो वो कोई भी हम प्रे करते हैं इन हिंदुइज्म तो 108 बीड्स होते हैं माला के अंदर, तो इससे अप्रोक्सीमेटली याद करें ना, उससे भी एक ज्यादा ही है। आजकल इतना कलयुग आ गया कि 108 से काम नहीं चलता, 109 माला का जाप कर लो, है ना। तो डायमीटर ऑफ सन इज 109 टाइम्स ऑफ द अर्थ। मैं ये ऐसी बकवास बकवास सी डेली लाइफ से रिलेटेड बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में इतना सब कुछ आप पढ़ के जाते हो, आपको नहीं याद रहता कि क्या फैक्ट था, क्या नंबर था, क्या डिजिट थी, आप कंफ्यूज होते हो। ये याद, ये बातें सुन लोगे कहीं तो दिमाग में कुछ तो क्लिक करेगा। चलो, अब बात करेंगे पर्टिकुलरली हर एक प्लैनेट के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि मैं पहले ही उसमें बहुत टाइम ले चुकी हूँ। तो सन के बारे में बात करते हैं। सन आपका सोलर सिस्टम का स्टार है, हीरो। कंपोजिशन देखूं तो इसके अंदर 72% हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 26% हीलियम और 2% अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है। 72 सुन के मेरे दिमाग में जो आई थी पहली बात वो ये आई थी कि यार ये तो कुछ वैसा हो गया कि 71% जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। मतलब अगर मैं कोई फैक्ट नंबर याद करना है तो मैं उनसे कंपेयर करके कर सकती हूँ, लेकिन हाँ मुझे पता है कि सन के अंदर नाइट्रोजन थोड़ी ना होगी। सन के अंदर तो मैंने सुना हुआ है हाइड्रोजन और हीलियम है, बट ज्यादा कौन सी है? हाइड्रोजन है। 72% हाइड्रोजन, 26% हीलियम एंड 2% अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब इसी जो सन के अंदर ये जो आपकी गैसेस प्रेजेंट है, जब इसका टेम्परेचर 1 to 1.5 करोड़ सेंटीग्रेड जब बढ़ जाता है, रीच कर जाता है ना, तब क्या होती है, मतलब आपको दो हाइड्रोजन एटम को भी फ्यूज कराने के लिए, उनकी रिएक्शन कराने के लिए आपको इतना हायर लेवल ऑफ टेम्परेचर चाहिए होता है कोर के अंदर। और वो कहाँ प्रेजेंट होता है? सन की कोर में प्रेजेंट होगा ये टेम्परेचर। तो उस केस के अंदर दोनों हाइड्रोजन के एटम क्या कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाते हैं और हीलियम बनाते हैं, एंड इट विल लीड टू द रिलीज ऑफ एनर्जी। तभी तो सन आपका क्या करता है, शाइन करता है, ल्यूमिनस होता है, बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ एनर्जी। दो हाइड्रोजन एलिमेंट्स के फ्यूजन से हीलियम बन रहा है एंड देयर विल बी अ रिलीज ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन के दो एटम फ्यूज करे, हीलियम, एंड देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी आपका क्या हुआ? न्यूक्लियर फ्यूजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी विद इन दी सन। सन के अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी आपका न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन नहीं। अब यही एनर्जी प्लैनेट्स के पास पहुंचती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ओके। अर्थ तक पहुंचने में सन की रेडिएशंस को टाइम लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड। हर कोई अलग अलग बताता है, समवेयर इट इज सेड 8 मिनट 20 सेकेंड, है ना। तो इट इज 8 मिनट 16 20 सेकेंड, विच एवर यू फाइंड द ऑप्शन, ओके। नाउ सन का स्ट्रक्चर पढ़ने की कोशिश करते हैं। अर्थ का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हमें पता है कोर है, मेंटल है, क्रस्ट है। अर्थ में क्या है? अर्थ में भी एक कोर है। अर्थ का बिल्कुल जो सेंटर है वो क्या है? कोर है। अर्थ का बिल्कुल सेंटर है वो कोर है। कोर में आपका कौन सा रिएक्शन हो रहा था जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी?
कैसे हो रही थी एनर्जी प्रोड्यूस? एक हाइड्रोजन का एटम और दूसरे हाइड्रोजन के एटम से जब कंबाइन करता है तो एक हीलियम का एटम बनाता है, उससे हो रही थी एनर्जी प्रोड्यूस। तो ये सारी रिएक्शन कहाँ हो रही है? आपकी कोर के अंदर हो रही है। और मैंने क्या बोला था, ये रिएक्शन होने के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए? बहुत तगड़ा टेम्परेचर चाहिए, 1 टू 1.5 करोड़ सेंटीग्रेड तक का। तो ये देखो कोर का टेम्परेचर कितना हाई है। सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत मार्क कर दिया। हम्म तो देखो कोर का टेम्परेचर कितना ज्यादा हाइयर है, इसीलिए यहाँ पे कोर में ये रिएक्शन हो पाती है। अब कोर के अंदर ये रिएक्शन होगी तो एनर्जी क्या होगी? साइड वाले जोन के अंदर जाएगी, जाएगी ना, सिर्फ कोर के अंदर ये रिएक्शन हो पा रही है। तो जो साइड वाले जोन के अंदर जब ये एनर्जी जाती है तो इस जोन को हम क्या बोलते हैं? रेडिएटिव जोन। क्या बोलेंगे? रेडिएटिव जोन। इससे यहाँ तक जाने में ही बहुत टाइम लग जाता है, रेडिएशन को अप्रोक्सीमेटली काफ़ी अच्छा सारा टाइम लग जाता है, कुछ ईयर्स का टाइम लग जाता है यहाँ से यहाँ एनर्जी ट्रांसफर होने में। अब रेडिएटिव ज़ोन के अंदर एनर्जी आने के बाद क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शन सेल्स, है ना? कन्वेक्शन सेल्स की फॉर्म में जो आपकी एनर्जी है वो कहाँ तक पहुँचती है? कन्वेक्टिव ज़ोन तक। नेक्स्ट ज़ोन इज़ योर कन्वेक्टिव ज़ोन। और कन्वेक्टिव ज़ोन के पहुँचने के बाद इट रीचेस टू द फोटोस्फीयर। सन में जो आप येलो पार्ट देखते हो, जो आपको दिख रहा है सन का सबसे ऊपर वाला सरफेस, सन की अगर मैं सरफेस की बात करूं, अर्थ का सरफेस क्या है? क्रस्ट। व्हाट इज द सरफेस ऑफ सन? सन का सरफेस है फोटोस्फियर। तुम बोलोगे नहीं, कोरोना और क्रोमोस्फियर तो है। ये सन का सरफेस नहीं है, ये दोनों सन का एटमॉस्फियर है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फियर एंड द सरफेस। अर्थ का एटमॉस्फियर में तो हम बात कर सकते हैं कि यस थर्मोस्फियर, फिर आपका लास्ट तक बाद में आएगा जो भी, है ना, कि आपका एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं। बट सरफेस की बात करूँ तो अर्थ का सरफेस क्या है? क्रस्ट है। इसी तरीके से जो सन है उसका जो सरफेस है वो कौन सा है? आपका फोटोस्फियर। अर्थ सन में फोटो अच्छी आती है तो सनलाइट में फोटो अच्छी आती है तो सन का सरफेस क्या है? फोटोस्फियर है। उसके बाद उसका एटमॉस्फियर है। और उसके जो एटमॉस्फियर की अगर मैं बात करूं तो जो आपको येलो पार्ट दिखा इसका मतलब वो क्या हुआ? आपका फोटोस्फियर, है ना, क्योंकि अर्थ पे जो ब्लू और आपको ग्रीन सा पार्ट दिखता है वो लैंड ही तो है ना। तो ये येलो पार्ट क्या होता है? आपका फोटोस्फीयर हो गया। इसी फोटोस्फीयर के ऊपर एक फिनोमिनन होता है जिसको हम बोलते हैं सोलर, सॉरी, सोलर साइकिल। यहाँ इसकी वजह से रिलीज आउट होगी और इस पे आपके होते हैं सन स्पॉट्स। क्या होंगे? सन स्पॉट्स। उसको आगे पढ़ेंगे सन स्पॉट क्या होता है, बस अभी के लिए ये याद रख लो, इस फोटोस्फीयर के ऊपर होते हैं सन स्पॉट्स। ठीक है। और कोरोना और क्रोमोस्फियर आपका क्या था? एटमॉस्फियर था सन का। तो ये दोनों, अब ये कोरोना क्या हो जाएगा? आउटर एटमॉस्फियर का पार्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आपका इनर हो जाएगा। ठीक है। क्रोमोस्फियर आपका बहुत थिन सा पार्ट होता है, कोरोना आपका आउटर पार्ट हो जाएगा। जब भी सूरज ग्रहण होता है, देयर इज अ सोलर एक्लिप्स, तो आपको जो पोर्शन दिखाई देता है वो होता है आपका कोरोना वाला रीजन। क्रोमोस्फियर, फोटोस्फियर ये कुछ भी नहीं दिखेगा। अब सवाल उठेगा, मैम अब ये बता दो हमें कि क्या होता है सोलर एक्लिप्स, कैसे होता है? ये सारी बातें, सोलर एक्लिप्स, मून एक्लिप्स, ठीक है, क्या आपका सीजन्स बनेंगे, ये सारा हम लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड समझने के बाद एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो इस क्लास के अंदर हम सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स वाले टॉपिक को नहीं उठाएंगे, बट नेक्स्ट क्लास के अंदर वी विल स्टडी इट। ठीक है। तो होपफुली अब आपको ये याद रहेगा कि किस तरीके से आपकी साइकिल है। अब पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक बार आपको इसके थ्रू भी बता देती हूँ मैं कि सन का स्ट्रक्चर क्या है। तो सन के कोर के अंदर आपकी एनर्जी जनरेट होती है, रिएक्शन होगी वहां पे, और रेडिएटिव जोन के अंदर आपकी एनर्जी स्लोली मूव करती है। मोर देन 17,000 बोल रही हूँ, 1,70,000 ईयर्स से भी ज्यादा टाइम ले लेती है आपकी एनर्जी कि वहां से कोर से बाहर की तरफ जाने में। रेडिएटिव जोन के अंदर, कन्वेक्शन जोन के अंदर भी बहुत धीरे धीरे से वो ट्रेवल करेगी। क्रोमोस्फियर, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत थिन लेयर होती है और ये इलेक्ट्रिकल चार्ज को मेंटेन, इलेक्ट्रिकली जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे उनको रिटेन करती है, और इसी से आपकी फ्लेयर्स वगैरह भी निकलती हैं, सोलर फ्लेयर्स, है ना। तो ये सारी बातें आ जाएंगी। कोरोना आयनाइज्ड एलिमेंट होता है बाहर का, बिल्कुल यहाँ पे आपको कोरोना इसमें दिखाया नहीं गया है, तो बिल्कुल आयनाइज्ड पार्ट होगा। आयनाइज का मतलब क्या होता है? आयंस की फॉर्म में। ठीक है। तो इतनी हीटेड एटमॉस्फेयर के अंदर जो आपके एलिमेंट्स होंगे वो किस फॉर्म में आ जाएंगे? आयंस की फॉर्म में आ जाएंगे। ओके।
सो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता है सन स्पॉट। सन स्पॉट वर्ड क्या बताया था बताओ? फोटोस्फीयर के ऊपर होते हैं सन स्पॉट्स। ठीक है, फोटोस्फीयर क्या था? सरफेस ऑफ सन, मतलब सन के ऊपर, सन के सरफेस पे कुछ धब्बे हैं, स्पॉट्स हैं, वो बोलेंगे सन स्पॉट। बट ये धब्बे क्यों है सन के सरफेस के ऊपर? क्यों ऐसा? चांद में दाग वाली बात क्यों हो गई यहाँ पे? सूरज में दाग वाली बात क्यों हो गई? सूरज में ये जो दाग है, जो ये डार्क पैचेस है, इनको बोलते हैं, सबसे पहली बात हम सन स्पॉट्स बोलते हैं। ये डार्क पैचेस जो रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई सन का ये वाला एरिया क्या है, कूलर एरिया है। अब ये बताओ, आपके घर में जहाँ पे लाइट जलेगी, जिस कमरे में, वहां पे ज्यादा टेम्परेचर होगा या लाइट बंद होने के बाद? फिर कई बार गर्मी में नहीं बोलते कि यार ये ज्यादा से ज्यादा गर्मी तो ये लाइट्स की वजह से हो रखी है ना? तो जो डार्कर एरियाज होंगे दे विल बी कूलर। और वैसे मैं इसमें रीजन भी बताऊंगी व्हाई इट इज कूलर हेयर। तो डार्क एरियाज हैं ये सनस्पॉट वाले, एंड दीज आर कूलर। इन पे जो टेम्परेचर होगा वो 500 टू 15 डिग्री से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है सरफेस पे, जो आपके बाकी टेम्परेचर होता है यहाँ पे कंपैरेटिवली उसके सराउंडिंग एरिया से कम टेम्परेचर होता है। अब यहाँ पे क्यों ये रीजन कूलर होते हैं? ये रीजन कूलर होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इन एरियाज से बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होती है। ये जो एरियाज है यहाँ से बहुत ज्यादा हायर अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होती है। इस वजह से क्या होता है कि ये एरियाज कूल हो जाते हैं, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगी तो वो अलाउ नहीं करेगी मेटल्स की हीट को वहां से पास आउट करने के लिए, और मेटल की हीट वहां से पास आउट नहीं करेगी तो एरिया क्या हो जाएगा? कूलर हो जाएगा। इन सनस्पॉट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो बिल्कुल जो सेंटर वाला जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? अंबरा बोलते हैं। और जो साइड वाला एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? पेनम्बरा। दिस इज नोन एज दी पेनम्बरा। ठीक है, साइड वाला एरिया जो ये कंपैरेटिवली लाइटर रीजन होता है, बट इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सन स्पॉट्स। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर आपको दिखाया गया है, ये दो सन स्पॉट थे आपके, दीज आर दी टू सन स्पॉट्स। ठीक है, यहाँ से आपकी बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है, मैग्नेटिक लाइन पास कर रही है। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो हॉट गैसेज है ना, वो हॉट गैसेज इस एरिया के अंदर आ ही नहीं पाएंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो साइड से होकर निकल जाएंगी। अगर ऐसा होगा तो उस केस के अंदर यहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया, अप्रोक्सीमेटली डिक्रीज हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो ये एरिया क्या हो जाएंगे, दीज एरियाज विल बी कूलर कंपैरेटिवली। ठीक है, आ गया होगा ये समझ अब आपको। अब बात करते हैं सोलर साइकिल की। सोलर साइकिल क्या होती है? सोलर साइकिल होती है कि सन की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, सन की मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होती है, हमें पता है कि अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वजह से उसका एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है। इसी तरीके से सन की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। बट ये सन की मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होती रहती है, और वो टाइमली चेंज होती रहती है और एक साइक्लिक फॉर्म में चेंज होती है, मतलब अभी नॉर्थ पोल ऊपर था फिर नीचे आ गया, साउथ पोल के साथ शिफ्ट हो गया। इस तरीके से एक साइकिल की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड सन की क्या होगी, चेंज होगी। तो उसको क्या बोलते हैं आप? सोलर साइकिल बोलते हैं। ओके, सन क्या होता है? एक ह्यूज बॉल ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज गैसेस है, और ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। सोलर साइकिल के अंदर आपने बोला कि पीरियोडिकली चेंज होती है, तो कितना टाइम लगता है सन की सोलर साइकिल को? 11 साल की होती है सन की सोलर साइकिल। तो इस बार कौन सी साइकिल चल रही है? इस बार 25th सोलर साइकिल चल रही है। ठीक है, सन का नॉर्थ और साउथ फ्लिप हो जाता है, और दोबारा से नेचुरल नॉर्थ पोजीशन पे आने के लिए सन को कितने टाइम लग जाएंगे? सन के नेचुरल नॉर्थ पोल को वापस आने में कितना टाइम लग जाएगा? अगर 11 साल में रिवर्स होती है तो 22 साल लग जाएंगे। ठीक है, तो और सोलर जब साइकिल होती है तो सन स्पॉट की एक्टिविटी इन्फ्लुएंस होती है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड से ही तो बन रहे थे ना आपके सन स्पॉट्स। जिन एरिया से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जहां से वहां आपके सन स्पॉट बनते हैं। तो मतलब अगर अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो आपके सन स्पॉट्स भी चेंज हो जाएंगे। तो जैसे ही सोलर साइकिल होती है, सन स्पॉट के अंदर आपको वेरिएशन देखने को मिलती है। एक सोलर साइकिल के अंदर जिसके अंदर आपको 11 साल लगते हैं, उसके अंदर आप देखोगे कि सन स्पॉट की जो साइकिल होगी ना, वो हाईएस्ट होती है किस टाइम पे? पीक पे होगी आपके बिल्कुल मिड ऑफ द साइकिल के अंदर। पहले कम होंगे सन स्पॉट, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर पीक पे पहुंच जाएंगे सोलर साइकिल के मिड के अंदर। सोलर साइकिल जैसे जैसे खत्म होती जाएगी, मतलब अपने नॉर्मल एंड की तरफ आएगी, वैसे वैसे सन स्पॉट्स क्या हो जाएंगे? आपके कम होने शुरू हो जाएंगे। तो ये आपका वही बताया, सोलर मिनिमम एंड सोलर मैक्सिमम। ठीक है, अब इन्हीं से आपकी क्या रिलीज होएगी? आपकी सोलर विंड्स रिलीज होंगी। स्टीम ऑफ एनर्जाइज्ड पार्टिकल फ्लो फ्रॉम द सन। ओके, मैंने आपको ये बताया था कि आपने इतनी ज्यादा सोलर सन के कोर के अंदर आपने प्रोड्यूस करी एनर्जी,
अब वो क्या होती है, क्रोमोस्फियर की फॉर्म, क्रोमोस्फियर में वो एनर्जाइज्ड पार्टिकल कैप्चर हो जाता है और वो क्या करते हैं, ब्लू आउट होते हैं बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये सोलर विंड्स क्या होते हैं, एनर्जाइज्ड चार्ज पार्टिकल होते हैं जो सन से बाहर की तरफ आते हैं। सोलर फ्लेयर्स डिस्टर्ब करते हैं मैग्नेटिक फील्ड दूसरे प्लैनेट्स की। अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे सन की एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को ये डिस्टर्ब करता है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं, मैग्नेटोस्फीयर। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड सन की जो सोलर फ्लेयर्स है उसको, उससे हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। अगर सन की सोलर फ्लेयर्स डायरेक्टली आ जाती अर्थ के अंदर तो प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत से पंगे हो जाते हैं, सैटेलाइट्स कंप्लीटली डैमेज होती है। अब भी होती है, ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीटली उसको प्रोटेक्ट कर पाते हैं, कुछ हद तक कर पाते हैं। जैसे कि ओजोन कुछ हद तक ही तो यूवी से प्रोटेक्ट कर पाते हैं, कंप्लीटली तो नहीं कर पाती ना। इसी तरीके से मैग्नेटोस्फीयर सन की जो सोलर फ्लेयर्स है उससे कुछ हद तक हमें प्रोटेक्ट कर पाता है, कंप्लीटली नहीं कर पाता। तो जो सन का अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर है वो सोलर फ्लेयर से हमें प्रोटेक्ट करता है। बट कई बार सन की जो सोलर फ्लेयर्स हैं वो अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर के अंदर रीच आउट कर जाती है, मतलब पहुंच जाती है अपर एटमॉस्फेयर तक। अगर वो अपर एटमॉस्फेयर के अंदर पहुंचती है तो वो नॉर्थ पोल के अंदर एक लाइटनिंग, ब्यूटीफुल लाइटनिंग इफेक्ट शो करती है, ये देखो डायग्राम के अंदर। और साउथ पोल के अंदर भी ऐसा ही क्रिएट करती है। उस ब्यूटीफुल लाइटनिंग इफेक्ट को क्या बोलते हैं, ऑरोरा बोलते हैं। साउथ पोल के अंदर है तो ऑस्ट्रेलिया है ना साउथ पोल के अंदर, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलियालिस बोलते हैं। जबकि नॉर्थ पोल के अंदर आपको उसको क्या बोलते हैं, ऑरोरा बोरियालिस बोलते हैं। क्लियर? ओके। अब आती है एक और बहुत इंपॉर्टेंट, वेन एलन रेडिएशन बेल्ट। ये क्या होती है, तुम्हें लग रहा होगा ये ज्यादा हो रहा है, बट ये ज्यादा नहीं है, तुम्हें पढ़ना है, ये सारी बातें बहुत कॉमन है। जैसे अब मैंने आपको बताया था, आपको ये तो पता चल गया कि सन के मैग्नेटोस्फीयर जो सोलर फ्लेयर्स जो आ रही है उससे अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है। अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर सन के सोलर फ्लेयर से अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है। बट तुमसे पूछेगा वो बेल्ट कौन सी है, मतलब तुमने आधी जानकारी रख ली, पूरी रख लो। तो वो कौन सी होती है, वेन एलन रेडिएशन बेल्ट। ये एक जोन ऑफ एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो मतलब क्या होता है, जब सोलर विंड्स आपकी आएंगी, ठीक है, तो अर्थ के अराउंड दो प्रोटेक्शन आपकी क्रिएट हो जाती है, दो लेयर्स क्रिएट होती हैं यहाँ से, एक आउटर रेडिएशन बेल्ट, एक इनर रेडिएशन बेल्ट। इन्हीं दोनों को हम क्या बोलते हैं, वेन एलन रेडिएशन बेल्ट, जो अर्थ को प्रोटेक्ट करेंगी सन की सोलर लेयर से। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इनर, इनर एंड आउटर वन। ओके। क्यों पढ़ रहे थे हम ये सन, सन सोलर साइकिल, सन स्पॉट? रीजन मैं पहले बता चुकी हूँ, वी आर रीडिंग इट ताकि कि हम प्रिडिक्ट कर सकें कि भाई सोलर कंडीशन की वजह से स्पेस में क्या क्या इफेक्ट होंगे। अब सन तो रेडिएशन छोड़ देगा, सोलर फ्लेयर छोड़ देगा, बट बाकी प्लैनेट्स तो इफेक्ट हो रहे हैं ना। हमें तो मरकरी तक भी अपनी सैटेलाइट भेजी हुई है, वीनस पे भेजने की सोच रहे हैं, भेजी भी हुई है बहुत सारी, अर्थ के आसपास है, मार्स के आसपास है। तो सोलर फ्लेयर्स तो इन सबको हिला के रख देंगी। और सोलर फ्लेयर्स कैसे रिलीज होती हैं, सोलर फ्लेयर्स आर डिपेंडेंट अपॉन दी सोलर साइकिल की, भाई आपकी सोलर साइकिल कितनी है या फिर सन स्पॉट्स कितने हैं, उन सब पे डिपेंडेंट होती है ना। तो इसीलिए हमारे लिए जरूरी है सन स्पॉट पढ़ना, सोलर फ्लेयर पढ़ना, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना, ताकि हम प्रिडिक्ट कर सके कि क्या करने वाला है आखिरकार सूरज बाकी चीजों के साथ। तो इट इज इम्पोर्टेंट। ओके। तो अब हम बात करना शुरू करेंगे हमारे प्लैनेट्स के बारे में। अब मैं क्विकली प्लैनेट्स के बारे में बात करूंगी क्योंकि इसको एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं, हम पहले ही देख चुके हैं। मरकरी क्या है आपका, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और नियरेस्ट टू दी सन भी है। स्मॉलेस्ट है, ये मेरे को याद रहेगा क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे डायग्राम बनाया था। तो सबसे कम मेरा मरकरी का ही साइज था, मास से भी कम था, तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा। और इसीलिए मैंने इसको रैंक 8 दी थी। और ये नियरेस्ट है सन की, ये मुझे पता ही है। और अगर इसका ये स्मॉलेस्ट था तो इसका मास में भी क्या था, बिल्कुल स्मॉलेस्ट था, तो 88। इससे मैंने क्या कर लिया था कि रेवोल्यूशन के डेज क्या है इसके, 88 है। मुझे पता है कि सिर्फ एक यही था, इसके साथ एक वीनस, इन दोनों के पास क्या नहीं है, कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। इसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, सन के इतने क्लोजेस्ट एटमॉस्फेयर कैसे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब कुछ एक मिशंस भी बताऊंगी मैं आपको, सारे नहीं करेंगे, और मिशंस को हम डिटेल में तो बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। तो वो आपका साइंस का पार्ट है, यू विल डू इन दैट, ठीक है। तो मिशन टू दी आपकी जो मरकरी के पास जो मिशन भेजा गया वो है आपका मैसेंजर मिशन। कौन सा मिशन है, मैसेंजर मिशन। कैसे होगा अब ये, कि आपका कैसे याद करोगे, मैसेंजर मिशन टू द मरकरी, मार्स पे हो सकता है, किसी और पे भी हो सकता है। सन के बिल्कुल क्लोजेस्ट कौन है, मरकरी। तो अगर हमें सन भाई साहब को कोई मैसेज भेजना है तो किसके थ्रू भेजेंगे, जो सबसे क्लोजेस्ट बंदा होगा, मरकरी के थ्रू। सन को क्या मैसेज भेजना चाहते हो, मैं सन को सिर्फ ये मैसेज भेजना चाहती हूँ, सर्दियों में थोड़ी धूप अच्छी निकालना और गर्मियों में थोड़ी धूप कम किया करो।
वी ऑल वांट दिस फ्रॉम सन। तो ये मैसेज हमने किसके थ्रू भेजा है? मरकरी के थ्रू, इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वीनस की। पता है हमें सेकंड पोजीशन पे आता है, इसको कंफ्यूज नहीं करना, अर्थ सेकंड पे नहीं आती, क्योंकि हमने बोला था वी ई एन यू एस, वी पहले आएगा, ई बाद में आएगा, अर्थ बाद में आएगी, तो सेकंड पे क्या आ जाएगा? आपका वीनस आ जाएगा। स्मॉलर है साइज में अर्थ से, अर्थ का साइज क्या था? 5। कैसे याद किया था मैंने? अर्थ 5वीं पास है, तो वीनस का साइज क्या हो जाएगा? 6 इन द कंसीडर ऑफ रैंकिंग। ये एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जो क्या करता है? अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। अर्थ मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बट सन मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो अर्थ पे सूरज कहाँ उगता है? ईस्ट से उगता है, लेकिन वीनस के अंदर सूरज कहाँ उगेगा? वेस्ट में उगेगा। ये बात आप याद रखेंगे। कोई मून नहीं है, कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है वीनस की, हम कर चुके हैं। रेवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो जो आपका वीनस है वो सन के अराउंड जल्दी चक्कर काट आता है, उसके रोटेशन कंप्लीट नहीं हो पाती। तो यहाँ पे हमने रेवोल्यूशन और रोटेशन की बात कर दी। एटमॉस्फेयर, जबकि मैंने बोला था कि आपका एटमॉस्फेयर, मैंने ये बताया था आपको, टेम्परेचर वीनस का ज्यादा है एज कम्पेयर टू मरकरी। उसका कारण भी बता चुकी हूँ मैं आपको। 96% CO2 प्रेजेंट होती है वीनस के अंदर। अगर इतनी ज्यादा आपकी CO2 प्रेजेंट होगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा उससे? टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, और बहुत ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड्स भी वहां पे प्रेजेंट होते हैं इसी वजह से। अच्छा, ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होता है नाइट के अंदर आफ्टर मून इज योर वीनस। कुछ और नाम है वीनस के, ये आपको याद करने की जरूरत है, जैसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये आपको एग्जाम में पूछ ले जाते हैं अनदर नेम के थ्रू। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार किसे कहते हैं? वीनस जी को कहते हैं। ठीक है। ट्विन सिस्टर है ये आपकी, ट्विन और सिस्टर प्लैनेट बोलते हैं अर्थ के बिल्कुल सिमिलर सा, क्योंकि इसका सिमिलर साइज है, सिमिलर फिजिकल फीचर्स है इसके पास। ये ब्राइटेस्ट स्टार है, ब्राइटेस्ट स्टार है। ब्राइटेस्ट क्यों है, इतना क्यों चमकता है ये? क्योंकि इसके ऊपर 70% एल्बिडो होती है। एल्बिडो का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का एबिलिटी सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करने की। जो जितनी ज्यादा सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा? शाइनिंग होगा। तो जो आपका एटमॉस्फियर है वीनस के अंदर, उसके अंदर मैक्सिमम आपकी CO2 प्रेजेंट है, उस वजह से उसका एल्बिडो बहुत ज्यादा होता है, 70%। वो बहुत ज्यादा अमाउंट में लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा ब्राइटेस्ट स्टार है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके प्लैनेट्स कौन कौन से भेजे गए थे हमारे पास, सॉरी, मतलब हमने कौन कौन से मिशंस भेजे हैं वीनस के ऊपर, तो दीज आर योर मेरिनर जो नासा ने भेजा। इसरो चाहता है शुक्रयान मिशन को भेजना, दिस इज अ प्रपोज्ड मिशन। आगे अर्थ से आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टू लेंदी क्लास हो जाएगी आपके लिए। इट्स अबाउट टू टर्न 1 आवर। नेक्स्ट क्लास अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स की इसको लेके इस लेक्चर को खत्म करते हैं। इसको अब तक जितना भी है उसको रिवाइज आउट करना, उस टेबल को कंप्लीटली याद करना, 2-3 बार अपने हाथों से बना के देखना, ब्लैंक स्पेस छोड़ के, आपको कंप्लीटली ये याद हो जाएगा। ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल द टाइम, स्टे हेल्दी।